Hello everyone, welcome back to my history class. So we will continue chapter first of class 12th, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. So students, in our previous video we have completed till topic 4. So today we will start topic 5. Finding out about craft production. क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह होती थी, किस तरह का क्राफ्ट वो प्रोड्यूस करते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, कौन से आइटम्स, कौन से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये क्लियर हुआ है कि किस एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। मोस्ट प्रोबेबली कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर आइटम की प्रोडक्शन की बात करें, किसी भी आइटम की कोई भी प्रोडक्शन, चाहे आप कपड़ों की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, तो वो कहाँ पे होती हैं? मोस्ट प्रोबेबली वेयर द रॉ मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस। तो जहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो अवेलेबल होता है। लाइक क्राफ्ट प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो वो किससे होती थी? बीड्स, शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह से। तो शेल ऑब्जेक्ट जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? डेफिनेटली नियर द कोस्ट। सो मेन अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर कहें, सो इट वॉज छनुदरो। छनुदरो मैप नंबर 1 में आप चेक करेंगे वेयर इट इज़ छनुदरो। सी मैप नंबर 1, चेक इट इज़ छनुदरो। दिख रहा है आपको? दिस इज छनुदरो। ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है, छनुदरो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको नियर द कोस्ट। ये कौन सी रिवर है? ये है इंडस, और इंडस रिवर के बिल्कुल कोस्ट एरिया पे है छनुदरो। इधर अगर आप देखेंगे तो क्या है? बालाकोट। सो ये यहाँ से क्लेरिफाई हो रहा है, छनुदरो कोस्ट पे था। एंड कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स अबंडन में मिलते हैं, एंड जहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट्स अबंडन में मिलेंगे वहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो इजीली पॉसिबल होगी। क्लियर नाउ? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लोकेट छनुदरो। अभी हमने देखा छनुदरो जो है इंडस रिवर के बिल्कुल कोस्ट पे लाई करता है। दिस इज़ अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स। बहुत छोटी सी सेटलमेंट है एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदारो, जो कितनी है उसका साइज़? 125 हेक्टेयर। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर हम मल्टीप्लाइड भी करें तो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स बहुत ज़्यादा है मोहनजोदारो के एज़ कम्पेयर टू छनुदरो। Almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. So छनुदरो जो है वो ऑलमोस्ट किसके लिए डिवोटेड है, किसके लिए फेमस था? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ऑब्वियसली बिकॉज ये नियर द कोस्ट है, तो कोस्टल एरिया जो होते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे अबंडेंस में मिलेंगे शेल ऑब्जेक्ट्स। द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। अब बहुत तरह के मटेरियल की ज़रूरत होती है बीड्स को बनाने के लिए। ये आपको दिख भी रहे हैं यहाँ पे एक बीड्स की, यहाँ पे आपको एक नेकलेस दिख रहा है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी, लाइक स्टोन्स, लाइक कार्नेलियन। कार्नेलियन एक रेड कलर का, ब्यूटीफुल रेड कलर का मेटल होता था। स्टोन होता था। जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट। मेटल्स कौन कौन सी होती थी? लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। एंड शेल, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बीड्स मेकिंग में यूज़ होती थी। सम बीड्स वर मेक ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। कुछ ऐसे होते थे डेफिनेटली जो 2-3 स्टोन्स को मिला के बनाते थे। सीमेंटेड टुगेदर, एक साथ उनको उनके ऊपर जो है लेयर वो लगा देते थे। सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स। डेफिनेटली कुछ स्टोन्स के ऊपर वो गोल्ड कैप लगा देते थे। द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड। तो बहुत कई तरह की ये जो बीड्स होती थी ना, इनको कई तरह की शेप में कन्वर्ट करते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सर्कल होती हैं, कुछ जो है वो
ट्रायंगुलर टाइप की बीड्स होती हैं, अगर आप ज्वेलरी में देखेंगे ना ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं। एंड मोस्टली अगर आप देखें इन इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उनकी अगर वो देखें ना बीड्स वगैरह की, गोल्ड और अगर सिल्वर मेटल्स का देखें तो वो डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी होती है। बट अगर आप इन स्टोन वाली देखें तो लाइक पर्ल के अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स या ऑर्नामेंट देखे हों तो उसमें बहुत तरह की शेप दी हुई होती है, कुछ बिल्कुल राउंड होते हैं, कुछ थोड़े से सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ के ऊपर डेफिनेटली पेंट वगैरह किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से। एंड सम हैड डिज़ाइंस एज्ड ऑन टू देम, एज्ड क्या होता है, एनग्रेविंग, उनके अंदर उनको ऐसे ना कुरेद की डिज़ाइन बनाना। सो यू कैन सी अ टूल एंड बीड्स, ये एक टूल है जो कि आप करने के लिए यूज़ होता था, बीड्स बनाने के लिए ही यूज़ होता था। नेक्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स में आप अभी बीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। देखो डेफिनेटली मटेरियल कैसा है, मटेरियल जो है वो बहुत हार्ड है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के टूल यूज़ होते होंगे, बहुत सॉफ्ट है उसके लिए डिफरेंट टाइप के टूल एंड प्रोसेस यूज़ होगा। स्टेटाइट अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज ईजीली वर्कड। Some beads were molded out of a paste made with steatite पाउडर, तो कुछ ऐसे होते थे जिनको मोल्ड क्या होता है, उनको शेप देना, तो पेस्ट बना के स्टेटाइट पाउडर का उससे उनको शेप दी जाती थी। द दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। ऐसे बहुत सारी ऐसी हार्डर स्टोन्स थी जिनको इस तरह की शेप देना इतना ईजी नहीं था, इतना आसान नहीं था। हाउ द स्टेटाइट microbead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology। जब वो एंशियंट टेक्नोलॉजी देखेंगे, देखो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम किसी भी स्टोन किसी भी मेटल को बहुत स्मॉल से स्मॉल शेप भी दे सकते हैं। अगर आज के टाइम पे आप ज्वेलरी देखो तो उनका बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे कारीगर जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे छोटे उसमें डिज़ाइंस बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हड़प्पन जो यूज़ कर रहे थे इतनी स्मॉल स्मॉल स्टोन्स के माइक्रो बीड्स जो बना रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजी आज तक भी समझ नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना हिस्टोरियंस के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्या यूज़ करते होंगे, वो किस तरह से करते होंगे। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw materials। अब उनके एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि कार्नेलियन जो था उसका रेड कलर कैसे बनता था, येलोइश रॉ मटेरियल को और बीड्स को फायरिंग रॉ मटेरियल जो है उसको जला के एंड बीड्स को वेरियस स्टेजेस जो थी प्रोडक्शन की उससे गुजरना होता था, उसके बाद ये कार्नेलियन प्रोड्यूस होता था, ऑब्टेन होता था। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स। नोड्यूल्स लाइक जो एक बड़ा सा पार्टिकल होता है ना जिसको हम स्टोन पत्थर या कोई पर्टिकुलर गांठ कह सकते हैं उसको ना, वैसे रफली तोड़ लिया जाता था डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में। पहले तो किसी भी स्टोन की बात करें फिर उसको तराशा जाता था और जैसी शेप का स्टोन बीड उसका बनाना हो ना वैसे ही बीड्स उनको बना देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद रफ शेप होती थी, उसके बाद फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, उसके बाद फाइनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते थे। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग completed the process। Specialized drills have been found at Chanudaro, Lothal and more recently at ढोलावीरा। सो छनुदरो जो है वो पाकिस्तान में है, ये जो लोकेशन है, लोथल एंड ढोलावीरा दोनों ही गुजरात में है। सो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की ड्रिल के कुछ एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1
नागेश्वर जो है वो भी गुजरात में लाई करता है। एंड बालाकोट हमने देखा था इंडस रिवर के पाकिस्तान में वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जहाँ पे नियर द इंडस रिवर। 1 minute, we can check the map, then it will be clear to you. Yes, see this map, this is बालाकोट जो आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं नियर द कोस्ट है, इंडस रिवर। एंड सेकेंड वन नागेश्वर, नागेश्वर जो बिल्कुल ही इंडस रिवर के यहाँ सी साइड में आपको दिख रहा है। ये दोनों लोकेशन यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रही हैं। कम टू द टॉपिक। Nageshwar and Balakot on map 1, you will notice that both settlements are near the coast. Clear हो गया है हमें? These were specialized centers for making shell objects. Definitely यहाँ पे shell objects जो है वो as a raw material already available होंगे, including bangles, ladles and inlay. तो यहाँ पे bangles वगैरह, ladles, करछियाँ जो होती हैं और inlay, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती होंगी। इनले जो होता है ना वो जड़ने का काम होता है, उसमें जो बेंगल्स या कुछ भी जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बाद में कुछ स्टोन्स वगैरह कुछ चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, जड़ाऊ जिसे बोलते हैं। विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, जो हो सकता है कि दूसरी सेटलमेंट्स भी वहाँ से उसको ले जाते होंगे और प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली सेल किया जाता होगा या एक्सचेंज किया जाता होगा। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanodaro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. Definitely, अगर कहीं भी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल नाउ डेज ऑल्सो अगर आप देखें किसी भी जगह पे किसी पर्टिकुलर आइटम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो सब कुछ अपने लिए तो नहीं करते हैं, सरप्लस आइटम जो होते हैं उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में। सो बड़ी बड़ी जो सेटलमेंट्स थी उनके वहाँ पे भी इनको भेजा जाता होगा, मे बी फॉर द एक्सचेंज। उस टाइम पे सेल एंड परचेज तो नहीं होता था, बट अगर हम आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्लियरली ये पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रेडिंग होती थी, एक्सचेंज होता था प्रोडक्ट्स का। So see, some of these can be seen in National Museum, Delhi और in the Site Museum at लोथल। तो इस तरह की पोट्री अगर आप देखेंगे तो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली का जो वहाँ पे भी इस तरह के आइटम्स जो हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो मिलेंगे, और लोथल में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होती होगी। देखो इट इज़ क्लियर, प्रोडक्शन हमेशा वहीं होती है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो हमेशा वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी उसका रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स, copper ore, tools, unfinished objects, rejects and waste material। ये सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस उन्होंने देखे होंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा ज़्यादा अबंडेंस में होगा और वहाँ पे कुछ वेस्ट वगैरह भी मिला है तो, एंड इसमें से कोई भी लाइक कुछ स्टोन नोड्यूल्स जो होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गांठें मिलेंगी स्टोन की, फिर उनको रफ में तोड़ा जाता है, फिर फाइन में प्रोडक्ट में उनको कन्वर्ट किया जाता था। Rejects, okay. In fact, waste is one of the best indicators of craft work. किसी भी क्राफ्ट वर्क की बात करें, किसी की भी, सो बेस्ट जो है वो हमेशा एक बहुत मेन, वेस्ट जो है वो मेन एविडेंस होता है। वेस्ट मटेरियल जितना भी जहाँ पे भी मिलेगा तो वेस्ट मटेरियल वहीं पे भी पड़ा हुआ, वहीं पे पड़ा हुआ मिलता है जहाँ पे वर्क किया गया। लाइक
अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क को देख लें तो वहाँ पे देखेंगे आप कितना सारा मलबा आपको मिलता है। सो वो उसी साइड पे मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि कंस्ट्रक्शन वाला जो रेत मिट्टी जो कुछ वहाँ पे यूज़ होता है, जो सीमेंट वगैरह, वो कहीं कहीं तो नहीं बिखरा मिलेगा। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना चल रहा हो वहाँ उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो जहाँ जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है वहाँ पे उसके एविडेंसेस, उसका वेस्ट मटेरियल भी मिलेगा। For instance, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these materials will be discarded as waste at the प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही होता है ना, जब उसको फाइनल शेप देंगे तो साइड से ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल दिया जाएगा। सी दिस फिगर 1.15 अ टेराकोटा फिगराइन। ये जो दिख रहा है ये एक टेराकोटा फिगराइन है। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects। कई बार ऐसे ही होता है, लाइक ये जो नोड्यूल्स हैं इनको रफली स्टोन्स में जो तोड़ लिया जाता था उनमें से भी, बड़े में से भी 2-3 पीसेस निकल सकते थे, या फिर जो बड़ा वेस्ट बचा हुआ है साइड से उसमें से स्मॉल बीड्स निकल सकते थे। बट minuscule beads were usually left in the work area। जो बहुत छोटे होते हैं। अगर आप किसी पेपर क्राफ्ट की भी बात करें तो पेपर क्राफ्ट में कई बार आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, उसमें से कोई बड़ा सा, अगर हमें कुछ क्राफ्ट ऐसा किया है तो कोई बड़ा सा हमने बीच में से निकाल लिया, साइड में कॉर्नर्स पे 4-4 इंच का है जो रह गया, उसमें से फिर हम स्मॉल स्मॉल सर्कल्स, फ्लावर्स जो हमारे 2-3 इंचज़ में ही होंगे तो वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली फिर जो बिल्कुल ही बहुत छोटा होगा जो कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता तो वो कैसे मिलेगा एविडेंस एज अ वेस्ट मटेरियल। The, these traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and हरप्पा। सो ऐसे जो ट्रेसेस हमें मिले हैं इनसे ये भी क्लियर होता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो बड़ी बड़ी स्मॉल सेटलमेंट्स के साथ साथ लार्ज सेटलमेंट्स में भी होता था। लाइक कैसे हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल को वहाँ से वहाँ पे ट्रेड करते हैं और फिर वहाँ पे उनको फाइन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, कहाँ कहाँ से मटेरियल्स लेके आते थे। सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।